मैं एक भिखारन थी। एक दिन मुझे कचरे के ढेर से एक बच्ची मिली। मैंने उसे गोद ले लिया और यह सोचकर पालने लगी कि वह भी मेरी तरह भीख मांगेगी। 4 साल बीत गए और जब बच्ची थोड़ी समझदार हुई तो एक दिन मैंने उसे फटे कपड़े पहनाए, उसके हाथ में कटोरा दिया और हम बस स्टॉप पर भीख मांगने लगे। इतने में एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। बच्ची ने भीख मांगने के लिए शीशा खटखटाया। जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे उतरा, मेरे होश उड़ गए। आज भीख मांगने के लिए उसे साथ लाने का दूसरा दिन था। अब वह बात करने लायक हो गई थी। पहले उसकी देखभाल के कारण मैं अपनी बड़ी बेटी को अक्सर घर पर छोड़ जाती थी ताकि वह छोटी बच्ची का ख्याल रख सके और मैं उनके लिए कुछ न कुछ मांग कर ले आऊं। लेकिन अब वह अच्छी समझ रखने लगी थी, इसलिए मैंने उसे भी साथ लाना शुरू कर दिया। कल की तरह आज भी मैंने उसे कटोरा देकर स्टॉप पर खड़ा कर दिया। वह कुछ झिझक महसूस कर रही थी और मुझसे लिपटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे इस काम का आदी बनाना था, इसलिए सख्ती से उसे वहीं खड़ा रहने को कहा और खुद थोड़ा दूर चली गई। मेरी नज़र लगातार उस पर बनी हुई थी। मेरी बड़ी बेटी दुर्गा भी मुझसे थोड़ी दूर गाड़ियों से भीख मांग रही थी। कुछ देर तक मैं छोटी बच्ची को देखती रही। वह गाड़ियों के करीब जाकर मासूमियत से कटोरा आगे करती और लोग उसमें कुछ न कुछ पैसे डाल देते। सब कुछ ठीक था जब एक काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वह वहीं खड़ी थी जो कल भी यहाँ से गुजरी थी और काफ़ी देर तक चित्रा के पास खड़ी रही। कल की तरह आज भी वही गाड़ी चित्रा के करीब आकर रुक गई, जो वाकई हैरान करने वाला था। मेरी नज़र पूरी तरह से चित्रा पर थी। चित्रा ने मेरी तरफ देखा और मैंने सख्ती से उसे इशारा किया कि वह उस काले रंग की बड़ी सी गाड़ी की ओर ध्यान दे, लेकिन फिर भी उसकी चमकदार रंगत देखने वालों को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। उसके सुर्ख गोल मटोल गाल और बिखरी बिखरी छोटी छोटी जुल्फ़ें उसे और मासूम बना रही थी। हो सकता है कि कोई अमीर शख्स उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर बार बार उसकी तरफ देख रहा हो। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। जैसे ही मैं गाड़ी के करीब पहुंची, गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स ने हाथ बढ़ाया और चित्रा को गाड़ी के अंदर उठा लिया। मैं जल्दी से भागते हुए गाड़ी के दरवाजे पर पहुंची और चित्रा को पीछे से पकड़ लिया। क्या कर रहे हो साहब? यह मेरी बेटी है। मेरी फूली हुई सांस और तेज लहजे को सुनकर वह शख्स मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नज़रें चित्रा पर जमी थी और मैं उतनी ही हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई है। उस शख्स की बड़ी बड़ी भूरी आंखें मुझे कहीं खो जाने का एहसास दिला रही थी। काश मैं उस दिन चित्रा को लेकर वहां नहीं जाती। उस रोज़ जो कुछ हुआ और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, वह इतना भयावह था कि किसी को भी डरा सकता था। आज से 4 साल पहले भी यही सर्दी का एक सख्त दिन था जब मेरी बेटी दुर्गा 3 साल की थी। मेरे पति का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था। वैसे तो वह भी मेरा हम पेशा था और हम पीढ़ी दर पीढ़ी भीख मांगने का काम करते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे कभी इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा जितना उसके जाने के बाद हुआ। उसके बाद मैं और मेरी बेटी दुर्गा बिल्कुल अकेले रह गए थे। मैं पूरे दिन दुर्गा को साथ लेकर भीख मांगती ताकि अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल सकूं। मेरी बूढ़ी माँ ने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा शादी कर लूं, लेकिन अगर मुझे यकीन होता कि वह इंसान मुझे इज्जत से घर बैठाकर रोटी खिलाएगा तो मैं शायद ऐसा कर भी लेती। लेकिन जब शादी के बाद भी मुझे खुद ही भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता, तो फिर अकेले रहने में कोई हर्ज नहीं था। मैं कभी कभी दुर्गा को माँ के पास छोड़ देती और कभी उसे अपने साथ ले जाती। कई बार लोग मुझे मजबूर करते कि मैं उनके साथ चलूं और बदले में वे मुझे कुछ पैसे देंगे, लेकिन मैं इस राह पर नहीं जाना चाहती थी। भले ही भीख मांगना कोई इज्जतदार काम नहीं है, लेकिन शायद यह अब मेरा पेशा बन चुका था और फिर हमें इसकी आदत हो गई थी। मगर अंदर ही अंदर मैं इस काम को भी छोड़ना चाहती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था जब भीख मांगते हुए लोग कभी गाड़ियों से कुछ दे
देते तो कभी बुरी तरह झिड़क देते। सड़कों पर, दुकानों में हर जगह कटोरा फैलाकर भीख मांगनी पड़ती और तब जाकर चंद सिक्के या कुछ नोट उसमें गिरते। हम 10 भाई बहन थे और पिताजी ने हमें उसी वक्त कटोरा पकड़ाकर भीख मांगने भेज दिया था। जब हम चलने फिरने और कुछ समझने के काबिल हुए, धीरे धीरे यह हमारा पेशा बनता गया। हमारे यहाँ अक्सर यही होता, बच्चे ज़्यादा पैदा होते और फिर वे ही हमारे लिए रोज़गार का जरिया बन जाते। जब दुर्गा 4 साल की हुई तो मैं उसे अपने साथ ले जाकर भीख मांगना सिखाने लगी। उस दिन माँ की तबीयत बेहद ख़राब थी। मुझे खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी खरीदनी थी। लेकिन पूरा दिन भीख मांगने के बावजूद कटोरे में कुछ ही सिक्के जमा हो पाए, जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल कम थे। दुर्गा और मैंने अपने सिक्कों को जोड़ लिया और शाम तक इसी उम्मीद में रही कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे थोड़ी मदद कर दे, ताकि मैं माँ के लिए कम से कम एक वक्त की दवा खरीद सकूं। माँ दमे की मरीज थी। जब तक उनकी सेहत ने साथ दिया, वे भी मेरे साथ भीख मांगने जाया करती थी। लेकिन जब वे इस लायक नहीं रही तो घर पर ही रहने लगी। मैं अकेली थी, इसलिए मैंने माँ को अपने पास ही रखा हुआ था। उस शाम मैं देर तक घर नहीं गई और कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद एक स्टोर की ओर चली, ताकि माँ के लिए दवा खरीद सकूं। उस दिन सर्दी और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि बाहर निकलना बेहद मुश्किल था। अंधेरा भी काफ़ी गहरा हो चुका था। मेरी बेटी दुर्गा ठंड के कारण कांप रही थी। स्टोर से माँ के लिए दवाई लेकर जब मैं घर जाने के लिए मुड़ी तो सुनसान सड़क पर एक अजीबो-गरीब आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैं ठिठक गई और इधर-उधर देखने लगी। पहले तो मैंने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन धीरे-धीरे आती हुई वह आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। इसलिए चाहकर भी मैं उस आवाज़ की दिशा में मुड़ गई। एक तरफ कचरे के ढेर पर पड़े हुए टीन के डिब्बों में से आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की और फिर दुर्गा को सड़क पर ही खड़ा कर दिया। आगे बढ़ते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर डिब्बों को टटोलना शुरू किया। आखिरकार एक डिब्बे पर जाकर मेरे हाथ रुक गए। आवाज़ के साथ साथ हल्की हल्की हरकत ने मेरे दिल में भी हलचल पैदा कर दी। यह एक बच्चा था जिसे किसी ने इस कचरे के ढेर में फेंक दिया था। ठंड से हल्की हल्की आवाज़ निकालता वह नन्हा वजूद मैंने जल्दी से उठा लिया और फिर दुर्गा का हाथ थाम कर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर सड़क पर एक दुकान के नीचे हल्की रोशनी में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। कंबल में लिपटी हुई एक नन्ही बच्ची, जिसकी रंगत उस समय बिल्कुल स्याह पड़ चुकी थी। उसे देखते ही मैं स्तंभ रह गई। एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया कि मेरी जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी हुई है। शायद इस बच्ची को अपनाकर मैं अपने लिए और परेशानियां बढ़ा लूँगी। लेकिन मैं क्या करती? मैं उसे वहीं नहीं छोड़ सकती थी। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। मेरे पास खड़ी दुर्गा भी उसे हैरानी से देख रही थी। अब और देर करना बच्ची के लिए नुकसानदायक हो सकता था। मैंने उसे सीने से लगा लिया और जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ गई। माँ मेरे इंतजार में थी। मैंने जल्दी से माँ को पुकारा और बच्ची को लेकर आग के पास बैठ गई। माँ भी मुझे हैरानी से देख रही थी। सुमन, यह बच्ची कहाँ से ले आई? मैंने जल्दी से बच्ची माँ को पकड़ाई और उठकर घर में पड़ी दुर्गा की पुरानी निप्पल वाली बोतल को अच्छी तरह से साफ किया। फिर बकरी का दूध गर्म करके बोतल में डालकर बच्ची को पिलाने लगी। बच्ची शायद बहुत भूखी थी, इसलिए वह जल्दी से दूध पीने लगी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वह कुछ ही घंटों की नवजात होगी। हो सकता है कि किसी को बेटियों से नफरत हो और उन्होंने जन्म लेते ही इस बच्ची को यहाँ फेंक दिया हो, या फिर वे लोग जो नाजायज़ संबंधों की वजह से अपने अस्तित्व की मासूम निशानियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे उस बच्ची से कोई खास लगाव महसूस नहीं हो रहा था। बस दिखने में बेहद गोरी थी। मैंने पूरी तरह उसे माँ की रहमत और देखभाल पर छोड़ दिया था। पहले पहले तो माँ को उससे परेशानी थी और वे चाहती थी कि मैं उसे किसी के हवाले कर दूं। लेकिन जब मैं अपनी ज़िद पर कायम रही तो माँ को भी हार माननी पड़ी। मैंने साफ कह दिया था कि मैं इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूँगी, फिर यह मेरे लिए एक सहारा बन जाएगी और दुर्गा के लिए एक बहन। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता कि यह बच्ची कौन होगी। आसपास के लोगों में यही मशहूर था कि यह बच्ची मुझे कहीं से मिली है। हमारी जिंदगियों में कोई भी एक दूसरे
कि जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करता था। हर इंसान अपने ही बनाए हुए दायरे में सीमित रहता था। शायद यही वजह थी कि इस बच्ची पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसे सुबह माँ के पास छोड़कर चली जाती और माँ जैसे तैसे उसका ख्याल रखती। बकरी के दूध से उसकी भूख की ज़रूरत को भी कुछ हद तक कम कर दिया था। इधर उधर से मांग कर मैं उसके लिए कपड़े भी ले आती। इसी तरह समय बीतता गया और बच्ची 3 महीने की हो गई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिससे उसका कोई संबंध जुड़ सके। मैंने उसका नाम चित्रा रखा। दुर्गा उसे देखकर बेहद खुश रहती, क्योंकि वह उससे 3 साल बड़ी थी। धीरे धीरे चित्रा बड़ी और समझदार होने लगी। वह मुझे अपनी माँ समझती थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे दुर्गा जितना गहरा लगाव नहीं था। इसके बावजूद मैं उसका पूरा ध्यान रखती और जहाँ तक संभव होता उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती, बस यह सोचकर कि जब वह बड़ी और समझदार हो जाएगी तो शायद मेरी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बन जाएगी। इसी तरह दिन गुजरते गए और वह बच्ची 1.5 साल की हो गई। अब उसने चलना फिरना भी शुरू कर दिया था। वह देखने में हमसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। जहाँ हमारा रंग सांवला था और हमारे नैन नक्श साधारण थे, वहीं वह बेहद गोरी भूरे रंग की आंखों वाली थी। उसके हल्के सुनहरे बाल और खूबसूरत नैन नक्श थे। कभी कभी उसे देखकर मुझे डर लगता कि जिस माहौल में मैं रह रही हूँ, वहाँ अगर वह बड़ी होकर भी इतनी ही खूबसूरत रही तो यह मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अब वह 1.5 साल की हो चुकी थी और इसी बीच माँ की तबीयत भी बहुत खराब होती जा रही थी। माँ के दिन अब तेजी से गुजर रहे थे। उनके फेफड़े पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे और सही इलाज न मिलने के कारण उनकी तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी थी। पूरी पूरी रात वे खांसती रहती और पूरा दिन बुखार में तपती। उन्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल रोता था। मेरा मन चाहता था कि मैं उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन डॉक्टर हमेशा यही जवाब देते कि उनका इलाज किसी बड़े अस्पताल में ही संभव है। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उन्हें अच्छी दवा दिलवा सकूं या बड़े अस्पताल ले जा सकूं। अंदर ही अंदर मुझे यकीन हो चला था कि माँ अब मेरा साथ छोड़ने वाली है। वे दिन ब दिन और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी और फिर वह रात आ गई। उस रात माँ को तेज बुखार था। मैं पूरी रात उन्हें पट्टियाँ करती रही, जबकि मेरी दोनों बच्चियाँ सो रही थीं। माँ की हालत बहुत ख़राब थी। वे लगातार खांस रही थीं। जब मैंने उनके मुंह से खून की बूंदें गिरते देखी तो मेरा दिल टूटने के कगार पर था। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं उनके लिए थोड़ी सी दवा ला पाती। वह रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन सुबह होते ही मैं घर से निकल पड़ी। मैंने अपनी बच्चियों को माँ के पास छोड़ दिया और दुर्गा से कहा कि वह माँ का ख्याल रखे। माँ बेसुध चारपाई पर लेटी हुई थी। मैं उस स्टोर के सामने खड़ी थी जहाँ से अक्सर माँ के लिए दवा लाती थी, लेकिन स्टोर अब तक नहीं खुला था और मेरे पास देने के लिए 1 रुपये भी नहीं था। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। फिर जब स्टोर मालिक आया और उसने दरवाज़ा खोला तो मुझे दरवाजे पर बैठा देखकर हैरान रह गया। यह पूरी रात भीख मांगने जैसी बातें और ताने हमेशा से ही मेरे लिए आम थे, इसलिए इनकी कोई खास अहमियत नहीं थी। मैं जल्दी उठी और स्टोर के अंदर चली गई। मैंने पर्ची उनकी ओर बढ़ाई और मिन्नत करते हुए कहा, मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है। पूरी रात खांसी और बुखार की वजह से सो नहीं पाई। कृपया मुझे यह दवाई दे दें और मेरा नाम उधार वाले खाते में लिख लें। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने हैरत से मेरी ओर देखा। उसकी उम्र तकरीबन 45 के आसपास थी और वह देखने से ही कठोर स्वभाव का लग रहा था। ऐसे लोगों की नज़रें और हाव भाव से हम भली भांति परिचित थे। तुझे सुबह सुबह और कोई काम नहीं मिला जो मेरा वक्त खराब करने आ गई? वह झुंझलाकर बोला, चल बीबी, भगवान का नाम ले और दिन खराब मत कर। उसने पर्ची उठाकर फेंक दी और मुझे बाहर निकाल दिया। मैं तुरंत उसके कदमों में बैठ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐसा मत करो बाबू, मेरी माँ मर जाएगी। अगर मेरे पास 1 रुपये भी होता तो मैं तुमसे उधार दवा मांगने नहीं आती। मेरी हालत पर रहम करो, भगवान तुम्हें और देगा। वह तिरस्कार भरी नज़रों से मुझे देखने लगा और बोला, तो फिर भगवान से अपने लिए क्यों नहीं मांगती? सुबह सुबह तुम लोगों के मनहूस चेहरे देखकर हमारी पूरी कमाई खराब हो जाती है। मैंने फिर में विनती की, मुझे माँ के लिए 2 दिन की दवाई दे दो। इसके बदले तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। मेरी यह बात सुनकर उसने गंदी नज़रों से मुझे सिर से पांव तक देखा। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकूं, लेकिन कुछ दरिंदे इतने भूखे होते हैं कि वे किसी भी हाल में अपनी हवस मिटाने को तैयार रहते हैं।
वह घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, अच्छा यह सब भी करती हो? फिर मेरे पास आकर बैठ गया, इधर उधर देखा और दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। यह जिंदगी में पहली बार था जब मैं अपनी मजबूरियों के कारण इस हद तक गिर गई थी। अब तक जीवन में जितनी भी मजबूरियां आई और जितने भी मर्दों ने इस तरह की बातें की, मैं हमेशा खामोशी से गुजर गई। मैंने कभी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि लोग यही समझते हैं कि भीख मांगने वाली औरतें इनकी जागीर होती हैं। वे चाहें तो भीख न दें, लेकिन सिक्के बढ़ाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। मेरी हम पेशा कई औरतें इस काम में भी जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरे शौहर वाजिद के अलावा आज तक किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। अगर भीख मिलती तो ठीक, नहीं मिलती तो मैं खाली हाथ वापस लौट आती, मगर कभी इस हद तक नहीं गिरी। अगर तुम्हें यही काम करना था तो फिर भीख मांगने का नाटक क्यों किया? मैं उसकी बातों पर खामोशी से उसे देखती रही। वह शख्स जो सिर्फ इस वजह से मुझे दवा नहीं दे रहा था कि उसके दिन की शुरुआत बुरी हो गई, अब मेरे खस्ता हाल जिस्म से खेलकर मुझे दवा देते वक्त उसकी सुबह पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। उसने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दरिंदों की तरह वह मुझ पर टूट पड़ा और मेरी इज्जत से खेलकर अपनी हवस पूरी कर ली। मेरी हालत उस वक्त एक खामोश तमाशाई जैसी थी। शायद हम लोग इज्जत के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। उसने मुझे 2 दिन की दवा दी और मैं खामोशी से उसके स्टोर से बाहर निकल गई। हालात ने मुझे जितना चिड़चिड़ा बना दिया था, अब मेरे अंदर भरी हुई तलखी जहर के समान थी। मेरे कदम तेजी से चल रहे थे। मुझे जल्द से जल्द दवा लेकर माँ के पास जाना था। माँ उठ जाओ, ये दवा ले लो। 2 दिन की दवा मिल गई है, अब 2 दिन तो सुकून से गुजर जाएंगे। दुर्गा और चित्रा माँ के पास बैठकर खेल रही थी। मैंने माँ के मुंह से चादर हटाई और उनकी बंद आंखों को देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। माँ, एक बार, 2 बार, फिर बार बार मैं माँ को पुकारती जा रही थी, लेकिन शायद माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उस वक्त मेरे पास दुख मनाने के लिए बहुत सारे कारण थे। मेरी बेबसी का दुख, माँ की मौत का दुख, मेरी इज्जत के चले जाने का दुख। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस किस दुख पर रोऊं और किस पर मातम करूं। इर्द गिर्द के कुछ जानने वालों की मदद से माँ को दफना दिया गया। फिर मैंने चलते फिरते ही माँ के बिछोड़ने का दुख मनाया। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं चैन से बैठकर उनका गम मना सकूं। माँ हमेशा के लिए चली गई थी और अब मेरी बच्चियाँ मेरे लिए एक नई मुश्किल बन रही थी। दुर्गा बड़ी थी और मैं अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन चित्रा अभी बहुत छोटी थी। जब भी मैं घर से बाहर जाती, दरवाज़ा बंद कर देती और दुर्गा को समझा देती कि कभी भी किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। मैंने दूर जाकर भीख मांगना भी छोड़ दिया था। अब मैं अपने घर के आसपास की सड़कों पर ही भीख मांगती और दिन में कई बार आकर बच्चियों को देख जाती। माँ के जाने के बाद मेरी मुश्किल और बढ़ गई। धीरे धीरे दुर्गा इतनी बड़ी हो गई कि वह चित्रा का ख्याल रख सके। वक्त ने मुझे माँ के बिना जीना भी सिखा दिया और धीरे धीरे उनका गम भी हल्का होता गया। अब चित्रा बोलने लगी थी। उसने मुझे माँ बुलाना शुरू कर दिया था। वह बेइंतहा प्यारी थी, इतनी प्यारी कि उसे देखकर ऐसा लगता जैसे वह किसी गोरे देश से आई हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह गोरी और लाल सुर्ख। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, आसपास के लोग उसे नजरें गड़ा कर देखने लगे थे। इसलिए मैंने उसे मैले कुचैले कपड़ों में रखना शुरू कर दिया ताकि वह कम आकर्षक लगे। फटे हुए कपड़े, मैल से सना हुआ अस्तित्व और बिखरे हुए मैले बाल। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते गए जब तक कि चित्रा 4 साल की नहीं हो गई। अब वह न सिर्फ सारी बातें कह लेती, बल्कि हर बात को समझ भी लेती थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि दुर्गा के साथ साथ उसे भी अपने साथ ले जाऊं, ताकि वह भी भीख मांगना शुरू कर सके। आज दूसरा दिन था जब मैं उसे अपने साथ लेकर आई थी। पहले दिन स्टॉप पर रुकी हुई गाड़ियों ने उसकी मासूम शक्ल देखकर उसके कटोरे में काफ़ी पैसे डाल दिए, खासकर वह काले रंग की बड़ी सी गाड़ी जो काफ़ी देर तक उसके पास रुकी रही। उसने चित्रा के कटोरे में अच्छी खासी रकम डाल दी। उस शाम मैं बहुत खुश हुई और मैंने दोनों बच्चियों को चीज़ दिलाई और घर वापस ले आई। आज फिर वही गाड़ी उसके सामने थी। चित्रा की भीख मांगने की यह शुरुआत थी, इसलिए मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने देती थी और लगातार उस पर नज़र रखती थी। वह काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आज भी उसके पास आकर रुकी। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया कि
यह वही गाड़ी है जो कल काफ़ी देर तक चित्रा के पास रुकी थी। न जाने क्यों अजनबी लोगों को उसके पास देखकर मेरे दिल में शक पैदा होने लगा। मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। तभी गाड़ी में बैठे शख्स ने चित्रा को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। मैंने तुरंत उसे ज़ोर से पकड़ लिया और कहा कि यह मेरी बेटी है। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, उस शख्स की शक्ल देखकर मैं एकदम ठिठक गई। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात उसकी बड़ी-बड़ी भूरी आँखें थीं। जिस तरह मैं हैरान होकर उसे देख रही थी, ठीक उसी तरह वह भी कभी मुझे और कभी चित्रा को देखकर हैरान था। जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह मेरी बेटी है। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मैंने जल्दी से चित्रा को खींचकर उससे दूर किया और अपने सीने से लगा लिया। फिर वहाँ से लेकर चली गई। जाते हुए मेरी नज़रें लगातार डर और आशंका से उस शख्स पर टिकी रही। कुछ देर तक उसकी गाड़ी वहीं खड़ी रही, फिर वह वहाँ से चला गया। लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना सा डर उठने लगा। अगले 2 दिन भी इसी तरह गुजर गए, लेकिन दोबारा न तो मैंने उस गाड़ी को देखा और न ही उस शख्स को। अब मैं पूरी तरह से सुकून महसूस कर रही थी। आज चित्रा को भीख मांगते हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे और मैं यह देखकर बेहद खुश थी कि कोई भी उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजता। इसकी वजह उसकी खूबसूरती और मासूमियत थी। मैं नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे, लेकिन इस समय मेरी कमाई में चित्रा और दुर्गा के भीख मांगने की वजह से इजाफा हो रहा था। चित्रा, दुर्गा और मैं एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। चित्रा ने आंखें खोलते ही मुझे अपनी माँ की तरह देखा था और अब भी वह मुझे अपनी माँ ही समझती थी। उस रात मैं चित्रा और दुर्गा के साथ अपने घर पर थी, जब अचानक मेरे घर के टूटे हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे आसपास के लोग कभी दस्तक देकर नहीं आते और न ही हमारे बीच ऐसा कोई रिवाज है। मैं हैरानी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं हैरान और परेशान रह गई। वह वही शख्स था जिसे मैंने उस दिन गाड़ी में देखा था। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर भरी नज़रों से उसे देखने लगी। आप यहाँ क्या करने आए हैं साहब? मैंने बेहद सख्त और संजीदा लहजे में कहा। मैं अंदर आना चाहता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती, उसने दरवाजे पर हाथ रख दिया। ना जाने क्यों उसके इरादों को देखकर मेरा दिल लरज़ उठा। ना चाहते हुए भी वह अंदर दाखिल हो गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैं अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अंदर आकर वह चारपाई पर बैठ गया और मैं बस उसके सिर की जानिब खड़ी होकर देखती रही। आज से 4 साल पहले तुम्हें यह बच्ची कूड़ेदान में मिली थी। तुमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और अब इसे अपने साथ भीख मांगने ले जाती हो। उसने संजीदा लेकिन नरम लहजे में कहा। उसकी बात मेरे सिर पर जैसे बम की तरह गिरी। शायद उस दिन बस स्टॉप पर चित्रा को देखने के बाद वह हमारा पीछा करता रहा और हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। उसके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इर्द गिर्द के लोग चित्रा की सच्चाई से वाकिफ़ थे और कोई भी थोड़ी सी लालच के एवज में उसे सारी जानकारी दे सकता था। अब तुम क्या चाहते हो साहब, और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ ऊंची हो गई और मेरे लहजे में गुस्सा आ गया। उस शख्स ने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और मोबाइल पर एक तस्वीर दिखाई। उसे देखते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही बच्ची है जो तुम्हें 4 साल पहले मिली थी? मैं बस हैरत से उसके मोबाइल पर मौजूद तस्वीर को देखती रह गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वह शख्स इतनी जानकारी हासिल कर चुका था, तो बाकी सब पता लगाना भी उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। ज़िंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वह बच्ची मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। उसे खो देने का खौफ मुझ पर हावी हो गया और मैं घबराकर उसके सामने झुक गई। मैं तेज़ी से सामने खड़े शख्स के कदमों में बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। तुम जो भी हो और जो कुछ भी चाहते हो, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। खुदा के लिए मेरी बेटी और मुझे बख्श दो। वह मुझे हैरत से देखता रहा और उसकी आंखें भीगने लगी। आज से लगभग 6 साल पहले मैंने इस लड़की से शादी की थी, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। जब वह गर्भवती थी, तब हालात ठीक न होने के कारण मुझे विदेश जाना पड़ा। मैंने उसे अपनी माँ के हवाले किया और हम तब तक संपर्क में रहे जब तक उसकी डिलीवरी का समय न आ गया। मेरी माँ को मेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह उससे बेहद नफरत करती थी। विदेश में पैसा कमाने की भागदौड़ में मैं अपनी बीवी से बेखबर होता चला गया।
एक दिन मुझे घर से फ़ोन आया और बताया गया कि भगवान ने मुझे बेटी से नवाजा है। साथ ही मुझे बेटी की तस्वीर भी भेजी गई, जिसे देखकर मैं उससे मिलने के लिए तड़प उठा। लेकिन उसी समय मुझे यह भी बताया गया कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है और मैं उसकी अंतिम विदाई में भी शामिल नहीं हो सकता। इस खबर ने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। मेरी बीवी के माता-पिता हम दोनों से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। लगभग 15 दिन बाद जब मैंने घर पर दोबारा फ़ोन किया और अपनी बेटी के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने दुखी लहजे में बताया कि मेरी बेटी भी अपनी माँ के साथ ही इस दुनिया से चली गई। यह सुनकर मेरे दिल को यकीन नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो वे लोग मुझे मेरी बेटी की मौत की खबर उसी वक्त देते या कम से कम उसकी मृत तस्वीर भेजते। मुझे लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई थी। मुझे यह बात हज़म नहीं हुई। ज़रूर कुछ न कुछ गलत हुआ था, वरना वे लोग मुझे बच्ची की मृत तस्वीर भेजते या उसी वक्त बताते जब उसका निधन हुआ था। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन सच्चाई का पता नहीं चल पाया। करीब 3 महीने बाद मैं वापस आया और छानबीन शुरू कर दी। तभी मुझे उसी अस्पताल से मालूम हुआ कि मेरी बच्ची का निधन नहीं हुआ था, लेकिन मेरे घरवाले सच्चाई बताने को तैयार नहीं थे। उस दिन से ही मैंने अपनी बच्ची को ढूँढना शुरू कर दिया और अपने घरवालों से हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। मैंने यहीं पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस दिन से मैं अपनी बच्ची को ढूँढ रहा हूँ, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन एक स्टॉप पर भीख माँगती हुई एक बच्ची ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वह किसी और से नहीं बल्कि मेरी पत्नी से बेहद मिलती-जुलती थी। लेकिन अगले ही दिन मुझे पता चला कि वह तेरी बेटी नहीं है, क्योंकि वह तुझसे मिलती-जुलती नहीं थी। मैं उसी दिन से छानबीन कर रहा था और आज मुझे सच्चाई का पता चल गया कि वह तेरी बेटी नहीं थी, बल्कि उसे तूने ही उठाया था। वह व्यक्ति मुझे यह सब बात बता रहा था और मेरी आँखों से आँसू झरझर गिर रहे थे। जिस नीयत से भी मैंने उस बच्ची को पाला था, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती थी। सच्चाई मेरे सामने थी और मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा कि वह मेरी बच्ची नहीं थी। आखिरकार उस व्यक्ति की मिन्नत और गुजारिश के बाद मैंने वह बच्ची उसे सौंप दी। मैंने उसकी दी हुई सारी रकम ठुकरा दी। मैं जानती थी कि अगर वह पुलिस के पास भी चला जाता, तब भी वह मुझसे बच्ची को छीन सकता था। उस दिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया जब वह सोई हुई चित्रा को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं रोते हुए गाड़ी तक आई और फिर ज़ोर-ज़ोर से फूट-फूट कर रोने लगी। उस दिन मुझे इस कहावत की सच्चाई का एहसास हुआ कि जन्म देने से अधिक परवरिश किए गए बच्चे से प्यार हो जाता है। चित्रा इस घर से दूर चली गई और मेरे लिए जैसे अंधकार का दौर शुरू हो गया। आज उसे गए हुए तीसरा दिन था। न मैं भीख मांगने जा पाई और न ही इस घर में सुकून था। दुर्गा बार-बार मुझसे पूछ रही थी कि चित्रा कहाँ चली गई, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि घर की हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। तीसरे दिन मैं चुपचाप चारपाई पर लेटी हुई थी। तभी वह आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरा दिल थम गया। माँ! वह मासूम पुकार, जिसे सुनने के लिए मैं पिछले 3 दिनों से तड़प रही थी। मैं पागलों की तरह उठी और दरवाजे पर खड़ी होकर चित्रा को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया। वह भी मुझसे लिपट गई और बेहद खुश थी। आज उसका पूरा हुलिया बदला हुआ था। वह किसी नन्ही परी जैसी लग रही थी। उसके साथ उसका पिता खड़ा था, जो मुस्कुराकर मेरी ओर देख रहा था। मैंने कृतज्ञता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उसने कहा, मुझे एहसास हो चुका है कि यह अब आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरे साथ चलें। मेरे इनकार के बावजूद उस दिन वे मुझे अपने साथ ले गए और एक अलग घर में शिफ्ट करवा दिया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मैं उनके लिए बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूँ और वे सारी ज़िंदगी मेरे एहसानमंद रहेंगे। लेकिन मैंने उनकी बच्ची को एक नई ज़िंदगी दी। आज मैं चित्रा के साथ इज़्ज़त भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हम इसी घर में सम्मानपूर्वक रहते हैं। चित्रा और दुर्गा स्कूल जाती हैं और मैं बस घर का कामकाज संभालती हूँ। हमें ज़रूरत की हर चीज़ इसी घर में सहज रूप में मिल जाती है। चित्रा का पिता कभी-कभी उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन एक दिन गुजारने के बाद वह वापस आ जाती है। हालाँकि वह अपने पिता से हर रोज़ मुलाकात करती है। कुछ एहसान आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं, कुछ रिश्ते केवल दिल से जुड़े होते हैं और इन रिश्तों के लिए आप चाहकर भी पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। यही ज़िंदगी की